लास्ट क्लास में एसएफएम में मैंने आपको इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ाया था कि इन्फ्लेशन से और डेप्रिसिएशन से एनपीवी पे क्या इफेक्ट आता है। तो हमने देखा कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे हम इन्फ्लेशन नहीं ले रहे थे तो एनपीवी ज़्यादा आ रहा था, इन्फ्लेशन ले रहे थे तो एनपीवी कम हो जा रहा था। ऐसे ही फिर मैंने आपको इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ाया था कि अगर हम डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगाते हैं तो हमारा एनपीवी नेगेटिव आ रहा था, और अगर हम मॉडिफाइड एक्सिलरेटेड रिकवरी सिस्टम लगाते हैं तो फिर उस केस में एनपीवी पॉजिटिव आ रहा था। तो ऐसे ही फिर हम एक कल थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि क्या डेट होने की वजह से भी एनपीवी पे फर्क पड़ता है। अगर हमने बिजनेस में इक्विटी से भी पैसा ले लिया और डेट से भी पैसा ले लिया और उससे अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर दिया, तो क्या उससे भी एनपीवी पे असर पड़ेगा। तो कल मैं ये आपको करके बता रहा था, लास्ट क्लास में एग्जाम्पल करा था ना एक, तो उसमें हमने यही सीखा था कि हाँ, डेट लेने से एनपीवी पे फ़र्क पड़ता है। तो एक्चुअली इस टॉपिक को हम बोलते हैं बेस केस एनपीवी एंड एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो हेडिंग डालिए, कॉपी में हेडिंग डालिए बेस, कॉपी में हेडिंग डालिए बेस केस एनपीवी, बेस केस एनपीवी एंड एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। बेस केस एनपीवी एंड एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो उसमें लिखोगे बेस केस एनपीवी, बेस केस एनपीवी इज कैलकुलेटेड, base case NPV is calculated on the assumption, base case NPV is calculated on the assumption that the whole project is being financed, the whole project is being financed. Base case NPV is calculated on the assumption that the whole project is being financed through equity shares only. Whole project is being financed through equity shares only. The discount rate used to calculate PV will be KE. The discount rate to be used to calculate PV will be KE. Full stop. Further, if a company uses debt, to finance its project, if a company uses debt to finance its project in addition to equity, if a company uses debt to finance its project in addition to equity, then there is a tax shield, on the interest, payable on debt. There is a tax shield on the interest payable on debt, which increases the cash inflow
which increases the cash inflow and ultimately increases the NPV and ultimately increases the base case NPV. The discount rate used to calculate the PV of tax shield, on interest is KD, यहाँ पे डिस्काउंट रेट KE और यहाँ पे डिस्काउंट रेट KD, फुल स्टॉप। तो नेक्स्ट लाइन में एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू इज बेस केस NPV प्लस PV ऑफ टैक्स, बेस केस NPV प्लस PV ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, PV of tax shield on interest. लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया क्या यहाँ तक? और if flotation cost is given, comma, then it will increase the outflow and ultimately reduce the NPV तो APV का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, दैट इज बेस केस NPV प्लस PV ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, PV ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट एंड माइनस PV ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, लिख लिया? ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने वही लिखवाया जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम बोल रहे हैं बेस केस NPV निकलता है, ये दो पार्ट में कैलकुलेट होता है, पहले बेस केस NPV निकलता है और फिर उससे APV निकलता है, इसको शॉर्ट में APV बोलते हैं। तो पहले बेस केस NPV फिर APV। बेस केस NPV ये मानते हुए निकाला जाएगा
कि हमने प्रोजेक्ट में सिर्फ इक्विटी से ही पैसा ले रखा है, हमने डेट से पैसा लिया ही नहीं है, तो बस इक्विटी ने ही सारा आउटफ्लो किया है और इक्विटी का ही सारा इनफ्लो है, और उसके हिसाब से जो एनपीवी आएगा उसको बोलेंगे बेस केस एनपीवी। पर इस केस में ध्यान रखना है कि फिर डिस्काउंट रेट जो यूज़ करोगे वो केओ को यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में मैं आपसे केओ से करवाता था, पर ये टॉपिक बोल रहा है कि फिर आप इक्विटी का ही मान रहे हो सारा, तो फिर डिस्काउंट रेट भी किससे करोगे, केई से। ये स्पेशली लिखवाना पड़ा कि क्योंकि हम सिर्फ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो इसलिए केई लेंगे। तो मान लेंगे कि सारा आउटफ्लो इक्विटी ने किया है और सारा इनफ्लो इक्विटी का ही है, पर फिर हम बोले कि नहीं हमने तो डेट भी ले रखा है। तो अगर हमने डेट भी ले रखा है तो फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग फिर केई से नहीं केओ से करते थे। पर ये मेथड बोल रहा है कि केई से ही करना है, केओ से नहीं करना है अपने को। तो अगर आपने डेट से फाइनेंस किया है तो फिर हमको पता है कि उस पर टैक्स शील्ड मिलेगा, है ना। देयर इज अ टैक्स शील्ड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट। अगर हम लोग डेट ले रहे हैं तो डेट के इंटरेस्ट पे क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। और टैक्स बेनिफिट मिलना मतलब हमारा कैश इनफ्लो बढ़ेगा। आपको ये मैंने सिखाया है 2-4 दिन से कि अगर हमको कोई खर्चा होता है तो खर्चे पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, और टैक्स बेनिफिट मिलता है तो उससे हमारा इनफ्लो बढ़ता है। और अगर इनफ्लो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका एनपीवी बढ़ेगा, जो मैं आपको कल करके भी दिखा रहा था कि एनपीवी बढ़ता है उससे। तो जो आपका ये एनपीवी आ रहा है डेट होने की वजह से उस पर टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट मिलेगा और आपका एनपीवी बढ़ जाएगा। और एनपीवी बढ़ जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा एडजस्टेड एनपीवी इक्वल्स टू बेस केस एनपीवी जो आप निकाल चुके हो, उसमें पीवी ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट ऐड कर देना। क्योंकि ये ऑलरेडी पीवी है तो उसमें भी जब ऐड करेंगे टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट तो वो भी पीवी होना चाहिए। पर एक गलती इस मेथड में जो हो गई वो ये कि जब यहाँ पीवी कर रहे हैं ना तो बोल रहे हैं कि डिस्काउंट रेट अब आपको केडी लेना है, इसीलिए ये मेथड इतना पॉपुलर नहीं है। इसीलिए ये मेथड आपको इंटर में भी नहीं पढ़ाया गया था और फाइनल में भी मैं बस लास्ट में जाके पढ़ा रहा हूँ कि ठीक है ये एक मेथड है, पर ये गलत है। वैसे यहाँ पे भी डिस्काउंट रेट के ही होना चाहिए, पर जिसने ये मेथड बनाया उसने बोला नहीं इसकी तो पीवी केडी से ही करेंगे। तो केडी से करेंगे तो ठीक है केडी से कर लो, पर फिर ये वो एनपीवी नहीं आएगा जो हम लोग नॉर्मली एनपीवी निकालते हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, अगर मान लो बोले कि आप डेट इशू कर रहे हो, इक्विटी इशू कर रहे हो, तो इसमें आपका फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको ध्यान हो तो इंटर में पढ़ाया जाता था P0 माइनस एफ। तो एफ का मतलब क्या समझते थे हम, फ्लोटेशन कॉस्ट, और फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है इशू एक्सपेंसेस। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इशू एक्सपेंसेस। तो अगर इशू एक्सपेंसेस आपको गिवन है तो फिर इससे हमारा आउटफ्लो बढ़ेगा। इशू एक्सपेंस करने से तो आउटफ्लो बढ़ेगा ना, और अगर इससे आपका आउटफ्लो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका एनपीवी कम होएगा। एनपीवी क्या होगा, रिड्यूस। भाई इनफ्लो बढ़ेगा तो एनपीवी बढ़ेगा और आउटफ्लो बढ़ेगा तो एनपीवी कम होगा। तो फॉर्मूला बनेगा, यही वाला फॉर्मूला कॉपी किया, बेस केस एनपीवी प्लस पीवी ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, और उसमें माइनस कर दिया पीवी ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर मान लीजिए मैं डेट नहीं ले रहा तो हो सकता है कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं हो, डेट नहीं ले रहा तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो फिर ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। पर अगर मैं डेट ले रहा हूँ तो टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट भी आएगा और उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट भी आएगा। तो टैक्स शील्ड तो इनफ्लो बढ़ाएगा, एनपीवी बढ़ाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट आउटफ्लो बढ़ाएगा तो एनपीवी कम करेगा। तो पूरे ओवरऑल टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक ही गलती इन्होंने कर दी कि जब पीवी ऑफ टैक्स शील्ड कर रहे हैं तो बोल रहे हैं वहां पे आपको केडी को यूज करना है, ठीक है। तो देखिए आपका इलस्ट्रेशन नंबर 21 नहीं सॉरी 12, पेज नंबर 21, इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 21, इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 21। इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 21
बोल रहा है फर्म इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग 50 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक फर्म है जिसमें 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इज 10 लाख रुपए पर एनम फॉर 8 ईयर्स। बोल रहा है 8 साल तक हम लोग क्या करेंगे, इनफ्लो कमाएंगे 10 लाख रुपए का। द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इक्विटी इन्वेस्टर्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 15%। हमको रिक्वायर्ड रिटर्न है 15%, पर ये रिक्वायर्ड रिटर्न इक्विटी वालों का दे रखा है, यानी के ही दे रखा है ना 15%। अरे लग रहा है कि लाइन पढ़ के कि ये के ही दिया हुआ है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी इन्वेस्टर्स इज 15%। इक्विटी वर्ड को हाईलाइट कर लो, तो इक्विटी का के ही है ये 15%। द फर्म इज एबल टू रेज 24 लाख रुपीज ऑफ डेट। बोल रहा है फर्म 24 लाख रुपए का डेट ले सकता है। ठीक है, 50 लाख रुपए चाहिए ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसा इक्विटी से ही लगवाया जाए, 24 लाख का डेट भी ले सकते हैं। कैरिंग 14% इंटरेस्ट, 14% उस पर इंटरेस्ट रहेगा। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट, अंडरलाइन करिए, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट इज रीपेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो जो हमारा डेट होगा 24 लाख का, उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपे कर दिया जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 8 यानी 3-3 लाख करके रीपे कर दिया जाएगा। एंड द फर्स्ट टू बी पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। टैक्स रेट इज 40%। कैलकुलेट एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, ANPV बोल दिया, यानी APV एंड एडवाइस। ठीक है, तो यानी ANPV बोलना ही हिंट है कि यही मेथड लगाना है। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि डायरेक्ट ANPV नहीं निकालना है, पहले आपको बेस केस NPV निकालना है। पहले आपको बेस केस NPV निकालना है। एंड व्हाट इज बेस केस NPV? एक तरह से बोल सकते हो मिनिमम NPV, कि इतना तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डेट के होने की वजह से NPV बढ़ेगा ही ना, NPV कम थोड़ी होगा। तो अगर डेट नहीं हो तो मेरा NPV क्या आएगा, वो पूछ रहे हैं। दैट इज बेस केस NPV। तो बताओ इनिशियल आउटफ्लो कितना होगा, कितना बोलूं, 26 लाख या 50 लाख? 50 लाख में 24 लाख का तो डेट ही है। हाँ, अभी तो ये मान रहे कि सारा ही इक्विटी लगा रहा है। बेस केस NPV ये अज्यूम करके निकाला जाता है कि सारा पैसा इक्विटी लगा रहा है। तो इनिशियल आउटफ्लो 50 लाख। अच्छा, एनुअल इनफ्लो कितना है, 10 लाख। और अगर हर साल 10 लाख है तो क्यूमुलेटिव PV फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे KE से, और KE है 15%। तो 15% से निकालो 8 साल का, 4.487। तो इससे मेरा PV ऑफ कैश इनफ्लो आएगा, दैट इज 44.87 लैक्स। तो इससे आपका बेस केस NPV आ जाएगा, दैट इज 44.87 माइनस 50 लाख, तो इट इज नेगेटिव 5.13 लैक्स। 5.13 लाख नेगेटिव NPV है। 5.13 लैक्स का नेगेटिव NPV है, नुकसान है। तो वैसे तो ये प्रोजेक्ट लगाना नहीं चाहिए, फिर अगर सारा पैसा इक्विटी लगा रहा है तो नहीं लगाना चाहिए। पर अगर हम डेट ले लें तो हो सकता है थोड़ा फायदा हो जाए। तो कैलकुलेशन ऑफ PV ऑफ टैक्स शील्ड
ऑन इंटरेस्ट क्या फ़ायदा होगा? यही तो फ़ायदा होगा कि डेट लेने से इंटरेस्ट देंगे, और इंटरेस्ट देंगे तो उस पर टैक्स बचेगा, और उसकी फिर क्या करेंगे? पीवी। पर ये पीवी जो होगी, ये ध्यान रखना, ये केडी से करवाया है, इस मेथड ने पीवी केडी से करवाया है। तो मुझे बताओ, क्या एवरी ईयर का इंटरेस्ट सेम रहेगा या चेंज होगा? हाँ, चेंज होगा, क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा रीपे करते जा रहे हैं, तो डेट का इंटरेस्ट एवरी ईयर चेंज होगा। तो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल का इंटरेस्ट चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट, उस पर टैक्स शील्ड होगा और उसकी पीवी होगी, और पीवी केडी की रेट से होगी, और केडी कितना है आपका? 14%। तो ओपनिंग बैलेंस लोन कितने का था? 24 लाख का। तो पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? 24 लाख पे ही। तो 24 लाख का 14% कितना होता है? 24 लाख का 14%, 3.36 लाख। अच्छा, फिर इंस्टॉलमेंट दे देंगे, 3 लाख का इंस्टॉलमेंट दे देंगे, तो बचेगा कितना? 21। तो 21 का 14% कितना? 2.94। फिर 3 दे देंगे तो बचेगा 18। तो 18 का 14% कितना? 2.52। फिर इंस्टॉलमेंट दे देंगे 3, तो 15 का 14% इज 2.1, और फिर 3 दे देंगे। फिर 12 का 14% इज 1.68, फिर 3 दे देंगे। फिर 9 का 14% इज 1.26, फिर 3 दे देंगे। फिर 9 में से 3 गया तो 6, तो 6 का 14% इज 0.84, फिर 3 वापस कर देंगे। फिर 3 का 14% इज 0.42, और फिर 3 वापस कर देंगे। तो ये नहीं चाहिए था हमको, हमको इंटरेस्ट चाहिए था, और इंटरेस्ट का टैक्स शील्ड हो जाएगा। टैक्स रेट कितनी है? 40%। 3.36 पे 40% टैक्स बचेगा, तो 1.344, 34 ही ले लो, और 2.94 का 40%, 1.18, 2.52 का 40%, 1.01, 2.1 का 40%, तो 0.84, 1.68 का 40%, 0.67, और 1.26 का 40%, तो 0.50, एंड 0.84 का 40%, तो 0.34, एंड 0.42 का 40%, 0.17। पीवी करेंगे 14% से 0.877, 0.769, 0.675, 0.592, 0.519, 0.456, 0.400, 0.351, 1.18 आ रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो? किसको आफ्टर टैक्स कर रहे हो? ये 14% को मैंने लिखवाया ना, केडी से करने बोला है। केडी आफ्टर टैक्स भी नहीं बोला मैंने, सिर्फ केडी बोला ना।
तो आप बोल सकते हो कि यह गलत है सर, ये तो मैं तो बोल ही रहा हूँ गलत है ना। इन्होंने तो 14 से ही करने बोला है। मेथड जो है ना वो यही इसी हिसाब से बना हुआ है, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर ये तो, पर आया हुआ है एक दो बार एमसीक्यू में, इसलिए कराते हैं। फोर 4.05 आ रहा है क्या? तो बस हो गया। बेस केस एनपीवी हम निकाल ही चुके थे, पीवी ऑफ टैक्स शील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ए एन पी वी या सिर्फ ए पी वी भी आ सकता है लिखा हुआ, ए एन पी वी बोलो या ए पी वी बोलो एक ही बात होगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा बेस केस एन पी वी और प्लस पी वी ऑफ टैक्स शील्ड। फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें कुछ बोला नहीं तो वो भी माइनस कर देते। तो बेस केस एन पी वी इज -5.13 और पीवी ऑफ टैक्स शील्ड इज 4.05, तो -1.08 आ रहा है, -1.08। तो रिजेक्ट द प्रपोजल। रिजेक्ट द प्रपोजल। अच्छा, फिर इसी एग्जाम्पल में बोला है कि इफ फ्लोटेशन कॉस्ट, अगला केस मान लो इसको बी केस, उन्होंने एग्जाम्पल में ही कर दिया उसको, मैं अलग से लिखवा दे रहा हूं। इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज अज्यूम्ड टू बी 5% ऑन इक्विटी, पहला पार्ट हमने किया विदाउट फ्लोटेशन कॉस्ट, तो अब वो बोल रहे हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट मान लो एक बार 5% है ऑन इक्विटी, मतलब जो इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं उस पे फ्लोटेशन कॉस्ट लग रहा है 5%। डेट इशू करने पे तो नहीं लग रहा, पर इक्विटी इशू करने पे लग रहा है। तो बता सकते हो इक्विटी से पैसे ले कितने रहे हैं अपन? टोटल कितना पैसा लगाना है? टोटल पैसा लगाना है 50 लाख, उसमें से लोन कितना ले रहे हैं? 24 लाख। तो इक्विटी से कितना ले रहे होंगे? 26 लाख। तो हम बोल रहे हैं जब ये 26 लाख का इक्विटी इशू कर रहे हैं ना, तो उसमें 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लग रहा है। तो अगर 5% फ्लोटेशन कॉस्ट लग रहा है स्टूडेंट्स, 5% अगर फ्लोटेशन कॉस्ट लग रहा है, तो बताओ फ्लोटेशन कॉस्ट कितना हुआ? फ्लोटेशन कॉस्ट इज 26 लाख का 5% करूं, या ये बोलो कि 2695 के लिए, तो 5 के लिए कितना होगा? कौन सा सही लग रहा है आपको? 5 जो 26 लाख है, उस 26 लाख में 5% का खर्चा होगा, या 26 लाख नेट ऑफ 5% का खर्चा होगा? मतलब 26 लाख आएगा
26 लाख आएगा उसमें से 5% खर्च करूंगा, या जो 26 लाख आएगा ये 5% कटने के बाद ही आना चाहिए? नहीं, 26 लाख का नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 26 लाख का 5% कर दोगे ना, तो मान लीजिए एक बार आ जाता है, कितना आएगा 26 लाख का 5%? 1.3 लाख। तो 1.3 लाख अगर आपका आएगा, तो आप बोल रहे हो 26 में से 1.3 तो हम खर्च ही कर देंगे, तो फिर आपके पास तो बैलेंस ही कम बचेगा, 24.7 लाख ही बचेगा। और 24.7 लाख बचेगा तो आपको तो आउटफ्लो 50 लाख का करना था ना। देखिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 26 लाख का 5% खर्च कर देंगे, यानी 1.3 लाख खर्च कर देंगे, तो हमारे पास नेट ही प्रोसीड्स जो आएगी, नेट प्रोसीड जो आएगी वो 26 माइनस 1.3 आएगी, दैट इज 24.7। और नेट प्रोसीड्स अगर 24.7 आएगा और डेट से आप अगर 24 लाख लोगे, तो प्रोजेक्ट के लिए तो आपके पास 48.7 लाख ही बचेगा ना। तो हमको तो प्रोजेक्ट में 50 लाख लगाना है ना, तो इसलिए हमको ये मानना ही पड़ेगा कि ये जो 26 लाख है ये नेट है। तो 26 लाख अगर नेट है स्टूडेंट्स, तो मतलब अगर हम 100 रुपये ले रहे हैं तो उसमें से 5% खर्चा हो जाता है, तो क्या मैं बोलूँ ये 26,95,000 के लिए, तो इससे 5 के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट निकल जाएगा। तो करना 26 अपॉन 9 पॉइंट, हाँ 1.37, 1.37 लैक्स आएगा, 1.37 लैक्स। तो आपका APV जो है वो होगा -5.13 प्लस 4.05 एंड -1.37। तो माइनस और बढ़ जाएगा, 2.45 लैक्स, 2.45 लैक्स आएगा फिर नेगेटिव। तो थिंकिंग तो सही थी इस मेथड की, सोच तो सही थी मेथड की कि हाँ भाई डेट होने से टैक्स बेनिफिट मिलता है, बस इन्होंने गलती ये कर दी कि इन्होंने जो डिस्काउंट रेट ले लिया ना वो KD ले लिया, उस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। एक और क्वेश्चन, एक MCQ टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ, रुको। हाँ, ये वैसे तो आपके स्कैनर में ही है, 2023 दिसंबर 1C MCQ का एक क्वेश्चन आया था। बोल रहा था एक प्रोजेक्ट है, आपका मन हो तो लिख लेना, बाकी ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन।
की क्वेश्चन कॉपी करें. अ प्रोजेक्ट ऑफ रॉबिन लिमिटेड हैज अ बेस केस एनपीवी has a base case NPV of 1,50,000 rupees. Full stop. It expands the firm's borrowing. It expands the firm's borrowing by rupees. It expands the firm's borrowing by rupees 5 lakh. The project lasts indefinitely. इसका क्या मतलब होता है indefinitely? बताया हुआ तो है मेरा. indefinitely वॉइस ब्रेक हो रही है. परपेचुअली टाइम वैल्यू में नहीं, में इसको क्या बोला था, परपेचुअल. तो प्रोजेक्ट परपेचुअल है, सो इट इज ट्रीटेड एज परपेचुअल डेट. तो ये जो डेट हम ले रहे हैं 5 लाख का, ये परपेचुअल है, चलता रहेगा. इफ द बोरोइंग रेट is 35%, calculate ANPV. और 4 ऑप्शन दिए हुए, 3,25,000 और बी दे रखे हैं 3,10,000 और सी दे रखा है 2,88,000 और डी दे रखा है नन ऑफ द अबव. हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, बोरोइंग रेट लिखना भूल गया मैं. बोरोइंग रेट इज 10%. बोरोइंग रेट इज 10% पर एनम. टैक्स रेट, अच्छा मिक्स हो गया दोनों. बोरोइंग रेट 10% था, बोरोइंग रेट 10% था और टैक्स रेट 35% था. टैक्स रेट 35%. बोरोइंग रेट 10 है और टैक्स रेट 35 है. बताओ क्या आंसर आ रहा है? ए, ऑप्शन ए आंसर है. 3,25,000. बात यह आ रही है कि सर हम लोग 5 लाख का लोन ले रहे हैं, उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो 50,000 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है. उसका 35% करेंगे तो 17,500 का टैक्स शील्ड आ रहा है. पर उसकी पीवी कैसे करोगे? 10% से करेंगे, केडी से ही करना है, पर कितने साल के लिए करोगे?
कितने साल के लिए करोगे? पीवी कितने साल की करी? 100 ईयर्स तो नहीं करते, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था एक, एनवीटी अपॉन आई। तो बेसिकली द आंसर इज पीवी ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट जो आ रहा है, तो आपका लोन है 5 लाख का, उस पे 10% इंटरेस्ट पे 35% टैक्स लगेगा और डिवाइड बाय 10% ही हो जाएगा वो, एन्युटी अपॉन आई। तो क्या है, 10-10 कट जाता है एक्चुअली, और ये बचेगा 1,75,000। और इसलिए फिर ए एन पी वी इज बेस केस एन पी वी, दैट इज 1,50,000 गिवन था, और पी वी ऑफ टैक्स शील्ड 175, तो ये आ जाएगा आपका 3,25,000। तो जो मैंने एग्जाम्पल कराया और ये जो एमसीक्यू है दोनों अलग है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि इसमें परपेचुअल है, और वो जो मैंने कराया उसमें 8 साल थे। परपेचुअल का फॉर्मूला भी टाइम वैल्यू मनी में पढ़ाया हुआ है, एन्युटी अपॉन आई। जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसको डायरेक्ट आई से डिवाइड करो, वही आपका पीवी बन जाता है परपेचुअल पीरियड का। तो इसीलिए ए आंसर है। और एकदम सेम क्वेश्चन, बस फिगर चेंज करके आया था, और वो था 2022 दिसंबर 1C, उसका 4th पार्ट। एक और आया था 2023 जून 1C, उसका फर्स्ट पार्ट ये अभी कर रहे हैं हम। इसमें बोल रहा है जॉटसन पीएलसी हैज बीन इवैल्यूएटिंग, Jotson PLC has been evaluating investment outflow equals to rupees 39 lakhs, annual cash inflow equal to rupees 6 lakh per annum indefinitely, वही परपेचुअल है। the discount rate is 14%, डिस्काउंट रेट 14% है। कैलकुलेट बेस केस एनपीवी, आपकी सिर्फ बेस केस एनपीवी पूछा है, और ऑप्शन है 4 लाख, लैक्स में ही है एक्चुअली, 4 lakhs, और बी है 3.86 lakhs, और सी है 3.56 lakhs, और डी है आपका 3.25 lakhs। $3.86 lakhs। सबका है ना 3.86। तो अब क्या है, यहाँ पर ये क्लियरली बोला नहीं कि के ही है ये, पर हमको अगर टॉपिक याद रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये के ही है। और बेस केस एनपीवी ऐसे ही निकलता है कि 6 लाख को 14% से डिवाइड कर दो, परपेचुअल है क्योंकि, तो 6 डिवाइड बाय 14% और माइनस 39, तो 3.86 लाख आ जाएगा। तो ये कुछ रिसेंट में क्वेश्चंस आए थे, और एक्चुअली लगातार ही आए थे।
ये पहले 22 दिसंबर में आया, फिर 23 जून में आया, और फिर 23 दिसंबर में भी आ गया। तो इस टॉपिक से 3 बार लगातार आ रहा था। तो छोटा सा है, पर क्या है, रिस्क है कि हम छोड़ गए या भूल गए करना, तब दिक्कत हो जाती है एग्जाम में। तो अब फाइनली स्टूडेंट स्टडी मटेरियल से अपना चैप्टर ओवर हो गया है। अब स्टडी मटेरियल में और कुछ नहीं बचा है, अब तो फिर सीधे नया चैप्टर ही पढ़ना है वहाँ से। एक स्कैनर का कौन सा होमवर्क दिया था मैंने जो आप लोगों को नहीं आया था? 2021 दिसंबर। मिल गया। 2021 दिसंबर होमवर्क दिया था, 2021 दिसंबर 1। बोल रहा है XYZ एक कंपनी है दैट हैज बीन अ मार्केट लीडर। स्कैनर का 2021 दिसंबर 1 जो होमवर्क दिया था, पेज 14.44। बोल रहे एक कंपनी है दैट हैज बीन अ मार्केट लीडर फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। ये इस तरह के वैसे क्वेश्चन आते नहीं है अब, क्योंकि ये तब आया था जब वो MCQ वाला पैटर्न स्टार्ट हो गया था ना, वो ऑनलाइन एग्जाम आने लग गया था, तब ये क्वेश्चन आया था। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के नहीं आते हैं। It makes strategic improvements to existing products or transform product through latest technology and has been able to be sufficiently above competition। बोल रहा है हम लोग सुपीरियर है मार्केट में और हम लोग मार्केट के लीडर है। It has a wide range of products which are all profitable. One of its product X is in the maturity stage of its life cycle। एक प्रोडक्ट X है जो अपनी लाइफ साइकिल के एंड में है। एंड XYZ हैज आइडेंटिफाइड अ स्टार्टअप विच हैज सक्सेसफुली इम्प्रूव्ड अपॉन द प्रोडक्ट एंड हैज मेड इट वाइबल एंड अट्रैक्टिव एज वैल्यू फॉर मनी। आपने वर्ड कभी सुना है वैसे कि लाइफ साइकिल होता है प्रोडक्ट का? कभी किसी थ्योरी में पढ़ा हो कि प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है, तो उसके 4 फेज होते हैं लाइफ के। पहला फेज होता है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद अगला फेज होता है ग्रोथ, फिर अगला फेज होता है मैच्योरिटी, और फिर लास्ट फेज होता है डिक्लाइन। फिर भी अगर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आया होगा, तो फिर भी अगर नहीं ध्यान है तो हमारे कॉस्टिंग में भी है ये जो डिसीजन मेकिंग चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के बाद लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो वहाँ पर भी आ जाएगा ये। तो बोल रहे हैं मैच्योरिटी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में चल रहे हैं, एंड इसलिए हमको एक स्टार्टअप नज़र आया है जिसने इस प्रोडक्ट पे कुछ इनोवेशन किया है और अब वो प्रोडक्ट वायबल लग रहा है। XYZ इज कीन टू बाय अप द नो हाउ ऑफ द स्टार्टअप। तो हम उसकी वो टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं जो उसने इनोवेशन किया है, जिससे प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ रही है। तो उसका टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं एट 50 लाख रुपए टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, यानी आज ही 50 लाख देना है। एंड रिलीज द प्रोडक्ट एज इट्स ओन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ X, और फिर खुद अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करके बेचने लग जाएंगे अपने नाम से। दिस कॉस्ट विल बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 5 years एट द ईयर एंड। तो वही डेप्रिसिएशन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, तो अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज कर दिया कि हम 50 लाख को 5 सालों में इक्वली राइट ऑफ कर देंगे। इफ इट डज नॉट एक्ट नाउ, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम ये टेक्नोलॉजी नहीं खरीदते हैं, कंपटीशन इज श्योर टू डू इट, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है वो खरीद लेगा फिर, एंड XYZ में लूज आउट ऑन इट्स मार्केट पोजीशन, और हम अपना मार्केट लूज कर देंगे। However, XYZ has a team to evaluate the financials using appropriate capital budgeting technique
पर क्या है, हमारे पास है टीम जो प्रॉपर इवैल्यूएशन करके बता देगी कि एनपीवी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए. एंड प्रेजेंट एन एनालिसिस बिफोर इट टेक्स अ डेलिबरेट डिसीजन टू फेज आउट एक्स और सस्टेन इट्स इम्प्रूव्ड वर्जन, जिससे हम डिसाइड कर सके कि हम एक्स को बंदी कर दें या हम उसको इम्प्रूव कर लें. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. तो इस ऊपर वाले पैराग्राफ में सिर्फ इतना से ही काम का है कि हमारा आउटफ्लो है 50 लाख का और उसमें 5 साल में उसको राइट ऑफ करना है. अच्छा, आगे बोल रहा है एसयू रिकमेंड्स एन इंटरमीडिएरी प्रोसेस टू बी डन बिफोर द फिनिशिंग स्टेज ऑफ एक्स टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू इट्स न्यू वर्जन. स्टार्टअप जो है ना, वो बोल रहा है, जो स्टार्टअप एसयू है जिसका हम खरीदना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो बोल रहा है कि आपको एक्स को थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा और रिफाइन करना पड़ेगा. द मशीनरी अवेलेबल टू फुलफिल द एस्टिमेटेड डिमांड हैज़ टू बी परचेज्ड एट 100 करोड़. और उसके लिए जो हम एक प्रोसेस लगाएंगे तो उस प्रोसेस के लिए भी मशीन चाहिए, और मशीन चाहिए तो 100 करोड़ की मशीन आएगी. तो मतलब 50 लाख तो उसको टेक्नोलॉजी के दो और फिर 100 करोड़ की मशीन और खरीदो. अच्छा, अ फर्दर सम ऑफ 20 करोड़ will have to be spent for its transportation and installation at the beginning of first year. और 20 करोड़ का इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा, तो वो ऐड हो जाता है. अच्छा, द न्यू मशीन विल लास्ट फॉर 5 years आफ्टर विच देर इज नो रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू 0 है. इट मे बी डेप्रिशिएटेड अकॉर्डिंगली इक्वली ओवर 5 years. ये 220 करोड़ भी इक्वली राइट ऑफ होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा. द ओल्ड वर्जन ऑफ एक्स विल ऑल्सो बी मेड इन एडिशन टू द न्यू वन. और बोल रहे हैं हम पुराना भी बनाएंगे, पुराना भी बेचते रहेंगे, और जो नया मॉडल लेके आएंगे एक्स का वो भी बेचते रहेंगे. द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द न्यू वर्जन सेल विल बी 60 लाख पर एनम. कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया सीधे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन. तो कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया 60 लाख बिफोर टैक्स. हाउएवर सेल्स ऑफ ओल्ड वर्जन विल डिक्लाइन रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ यूजिंग यूजुअल एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 18 लाख. ठीक है, बोल रहा है 60 लाख का हमारा नए प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन आएगा, पर इसकी वजह से हमारे ओल्ड प्रोडक्ट बिकने कम हो जाएंगे और उसमें हमें लॉस होगा, जिसमें नॉर्मली कंट्रीब्यूशन 18 लाख का आता था, ऑफ विच 6 लाख कैन बी एट्रीब्यूटेड टू शिफ्टिंग ऑफ सेल्स टू द न्यू वर्जन. तो 18 लाख में से 6 लाख हमारा शिफ्ट हो जाएगा. जैसे वो नहीं करा था एक कॉलेज ए और स्ट्रीट वाला क्वेश्चन किया था, कॉलेज ए रोड और स्ट्रीट रोड, तो वहां पर भी तो ये बोला था कि हमारे यहाँ से कस्टमर वहां शिफ्ट हो जाएंगे. अच्छा, इंस्टेड ऑफ द ओल्ड एंड द रिमेनिंग ड्यू टू द नॉर्मल फॉल इन डिमांड ड्यू टू इट्स लाइफ साइकिल स्टेज. और बाकी जो नुकसान हो रहा है वो हमारे लाइफ साइकिल स्टेज की वजह से ही हो रहा है. इन ऑर्डर टू मेक दिस न्यू मशीन फंक्शनल, इट हैज टू बी इंस्टॉल्ड इन अ पोर्शन ऑफ लैंड इन द फैक्ट्री विच वॉज अंटिल नाउ फेचिंग एन एनुअल लीज रेंट ऑफ 2 लाख बिफोर टैक्स. तो 2 लाख का हमको पहले रेंट मिलता था, और अब ये जो मशीन हम नया लाएंगे ये वहीं पे लगाएंगे, तो क्या ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई. दिस लीज विल हैव टू बी कैंसिल्ड एट नो पेनल्टी कॉस्ट एंड यूज्ड फॉर द न्यू मशीन. और ये हम लोग को लीज मतलब हमने जिसके साथ अग्रीमेंट कर रखा था, किराए पे दे रखा था, वो हम कैंसिल कर देंगे और हमको इस पर कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी. ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स, वर्किंग कैपिटल विल हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड at the extent of 30 lakh at the beginning of the first year. तो बोल रहे स्टार्टिंग में 30 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे वर्किंग कैपिटल, एंड दिस विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ 5 years. रिकवरी हो जाएगी लास्ट में जाके. इट इज द पॉलिसी ऑफ XYZ टू एडर टू इट्स टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर. तो वही डेट और इक्विटी का रेशियो बोल रहा है मेंटेन करना पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म टू इवेलुएट द प्रोजेक्ट्स. अकॉर्डिंगली 60% ऑफ द कॉस्ट इज फंडेड बाय इक्विटी कैपिटल. 60% तो इक्विटी से लेंगे और 40% जो है वो डेट से लेंगे, एंड डेट की कॉस्ट है 10% बिफोर टैक्स और 30% टैक्स रेट है. तो 10% बिफोर टैक्स है और 30% टैक्स रेट है, तो आफ्टर टैक्स कितना हो गया ये, जल्दी बोलिए, आफ्टर टैक्स कितना हुआ, 7%. 7%. तो बोल रहा है 60% पैसा इक्विटी से लेंगे और 40% पैसा डेट से लेंगे. तो नॉर्मली हम लोग सॉल्व किससे करते हैं, केओ से, तो केओ निकालेंगे इसका. आगे बोल रहा है इंटरेस्ट अमाउंट ऑन डेट आर टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड द प्रिंसिपल इज रिटर्न्ड इन 1 full रीपेमेंट आफ्टर 5 years. हर साल इंटरेस्ट देते रहते हैं हम लोग और लास्ट में जाके उसको रीपे कर देते हैं.
पर अगर हम डिस्काउंट रेट केओ से करने वाले हैं तो फिर हमको ये रीपेमेंट और इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेना होता है. XYZ requires you to evaluate whether the purchase of new machine is justified considering its NPV, calculate the NPV and advise XYZ if it should go for the new version of X. तो बोल रहा है एडवाइस करो कि नया लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए. और बोल रहा है सजेस्टेड रफ वर्क है प्लस माइनस यूज करना, डिस्प्ले लैक्स में करना, यूज पीवी फैक्टर अप टू 3 डेसिमल. और फिर सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कंप्यूट द डिस्काउंट रेट टू बी अप्लाइड टू द कैश फ्लोज फॉर इवेल्युएशन ऑफ द प्रपोजल. तो वो मैंने बोली दिया कि दोनों का मिक्स हो रहा है, डेट भी ले रहे हैं इक्विटी भी ले रहे हैं, तो डिस्काउंट रेट क्या होना चाहिए, केओ होना चाहिए. और आइडेंटिफाई द कैश फ्लोज दैट यू विल कंसिडर इररेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द एनपीवी. और आप किस किस चीज को इररेलेवेंट मानोगे. तो पहले सेकेंड और थर्ड पार्ट कर देते हैं. सेकेंड पार्ट में वो बोल रहा है कि हम लोग इक्विटी से लेंगे 60%, इक्विटी से लेंगे 60% और इक्विटी की कॉस्ट कितनी है 12%, और डेट से लेंगे हम लोग 40% और डेट की केडी दे रखी है 10%, पर केडी आफ्टर टैक्स करेंगे तो 10 इंटू 1 माइनस 0.3 तो कितना आएगा 7%. 7 आएगा क्या. Yes, sir. और इससे आपका केओ आ जाएगा. तो कैसे निकालते थे आप लोग केओ इंटर में, मतलब Rates निकालते टेबल बनाते थे या फॉर्मूला लगाते थे. दोनों से करते थे. तो फॉर्मूला लिख दूं, फिर फॉर्मूला पता होगा आपको. केओ इक्वल्स टू के डी इंटू वेट ऑफ डेट प्लस के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी अपॉन वेट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी. ऐसे कुछ लगाते थे. तो के डी है आपका 10 और वेट ऑफ डेट कितना है 40%, नहीं के डी 7 हो गया ना, 7 इंटू 40%, सेवन इंटू 40% प्लस 12 इंटू 60% और डिवाइडेड बाय 100%. 10% आ जाएगा. तो आपको पीवी जो है वो 10% से करना है. फिर वो बोल रहा था कि इररेलेवेंट कैश फ्लोज बताओ. इररेलेवेंट कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पर. इररेलेवेंट तो एक ही चीज दिख रही है, इंटरेस्ट ऑन डेट एंड इट्स रीपेमेंट. इंटरेस्ट ऑन डेट एंड इट्स रीपेमेंट इज इररेलेवेंट, इज इररेलेवेंट कैश फ्लो. इंटरेस्ट और उसका रीपेमेंट जो है ये इररेलेवेंट है बिकॉज द डिस्काउंट रेट टू बी यूज्ड इज केओ. हम डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करने जा रहे हैं, केओ.
ठीक है, और फिर फर्स्ट पार्ट करना है। अब हम आराम से एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, तो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो में कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कितने की आएगी? कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलिए। 50 लैक्स। अच्छा, इन्होंने आंसर भी लैक्स में दे दिया क्या? तो मतलब ये करोड़ गलत लिख दिया इन्होंने। 100 और 20, वो करोड़ नहीं, वो लैक्स ही थे, है ना। तो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी तो है 50 लाख, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज 50 lakh एंड प्लस कॉस्ट ऑफ मशीन कितने की आएगी? मशीन 100 लाख ही मानना है उसको, है ना, वो करोड़ गलत टाइप हो गया। और प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितने का? इंस्टॉलेशन कॉस्ट 20 लैक्स। तो टोटल मिला के कितना हो गया? हाँ, वर्किंग कैपिटल भी है, प्लस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल कितना लगाया था आज? 30 लैक्स। वर्किंग कैपिटल है 30 लैक्स, टोटल 200 लाख का आउटफ्लो है। फिर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, तो बताओ अगर हम ये नया मशीन नहीं लाए, क्या तब भी हम कंट्रीब्यूशन कमाते थे? कितना कमाते थे? यूजुअली कंट्रीब्यूशन कितना आता था? 18 लाख का। और नया मशीन लाएंगे तो उससे कितना हो जाएगा? 60 लाख का, है ना। मैं पहले एक बार अलग अलग लिख देता हूँ। देखो, ओल्ड वर्जन भी है और न्यू वर्जन भी है। तो न्यू वर्जन से सेल होगी 60 लाख कंट्रीब्यूशन, और ओल्ड से आता था 18 लाख, जिसमें से 6 लाख जो है ना वो हमारा शिफ्ट हो रहा है न्यू वाली मशीन की वजह से। इसमें से 6 लाख हमारा न्यू मशीन में शिफ्ट हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँ, कितना फायदा हो रहा है न्यू मशीन की वजह से? लॉस हो गया 6 लाख का। भाई ओल्ड में 18 लाख की सेल होती, कंट्रीब्यूशन आता था, न्यू में 60 लाख आ रहा है। तो वैसे तो इंक्रीमेंटल बोले तो 42 लाख बोलते हैं, पर यहाँ बोल रहा है कि 6 लाख तो इसमें से शिफ्ट ही हुआ है, 6 लाख यहाँ से शिफ्ट हुआ है। नहीं, 60 टोटल है, 60 में 6 इंक्लूडेड है, पर वो 18 में से शिफ्ट हुआ है। सुनो, आराम से सुनो। 18 लाख ओल्ड में सेल हो रही थी, 60 लाख न्यू में सेल हो रही है। 18 लाख में से ही 6 लाख यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो वो 6 तो इसमें इंक्लूडेड है, तो मतलब न्यू में कितनी एक्स्ट्रा सेल हुई, कितना एक्स्ट्रा मिला? 18 ओल्ड में हो रही थी, 18 ओल्ड में सेल हो रही थी, न्यू में कुछ भी नहीं था पहले,
तो मेरी 18 लाख की सेल हो रही थी, मतलब कंट्रीब्यूशन आ रहा था 18 लाख का, न्यू में कुछ नहीं था। अब हम न्यू ला रहे हैं तो हम ओल्ड को बंद नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोला है हम ओल्ड भी कंटिन्यू करेंगे, और इस 18 में से बस 6 लाख जो है ना वो न्यू में शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये 6 लाख की सेल पहले भी होती थी? और ये 6 लाख की सेल तो अभी भी हो रही है, तो क्या ये बढ़ा? ये तो नहीं बढ़ा। पर 60 की सेल बता रहे हो आप टोटल, उसमें से 6 तो पहले भी होता था, तो कितना बढ़ा? 54 लाख, और पुराने को बंद नहीं किया है, पुराना भी चलता रहेगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन इज कितना? 54 लैक्स। इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन इज 54 लैक्स, और माइनस, और फिक्स कॉस्ट वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, डेप्रीसिएशन लगा दो बस। तो माइनस डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, टेक्नोलॉजी पे तो अमोर्टाइजेशन लगाना है और मशीन पे डेप्रीसिएशन लगाना है। तो टेक्नोलॉजी पे कितना आएगा? 10 लाख। 10 लाख आएगा क्या? 50 लाख अपॉन 5, और मशीन पे आएगा 120 लाख डिवाइड बाय 5, 24। तो आपका PBT आ जाएगा 20, और माइनस कर देना टैक्स एट द रेट 30%, तो 6 लाख का टैक्स लग जाएगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 लाख, और प्लस डेप्रीसिएशन 34 लाख, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो सी फैट आ जाएगा। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी थी, कोई बात नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा, लास्ट में भी माइनस हो सकता है। लास्ट में कैसे माइनस होगा? आफ्टर टैक्स माइनस हो जाएगा। अगर ऊपर माइनस करना रह जाता है कभी तो बाद में भी माइनस हो सकता है आफ्टर टैक्स। 1.4 लाख, तो इससे CF80 आ जाएगा कितना? 46.6 आ रहा है क्या? 46.6 मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव PV फैक्टर एट द रेट 10%, 5 साल का 3.791, तो PV ऑफ सी फैट आएगा बोलो जल्दी से 76.67, और ऐड करते हैं PV ऑफ वर्किंग कैपिटल, PV ऑफ, ये कुछ गड़बड़ है सर 176। अच्छा 176, PV ऑफ रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल लगाया था 30 लाख इंटू 0.621, 18.63, और सैलवेज वैल्यू कुछ है नहीं, तो PV ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा।
190 195.3, तो एनपीवी आ जाएगा 195.3 माइनस 200, तो नेगेटिव 4.7 लैक्स आ जाएगा। वो पॉजिटिव लिख दिया इन्होंने, वो नेगेटिव ही आंसर ना। ठीक है, सर बोलो। ये इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन को हम अलग तरीके से नहीं लिख सकते, मतलब डायरेक्ट 54 लिखने की जगह। मतलब आप बोल रहे हो ओल्ड और न्यू कंटिन्यू दोनों लिखूं मैं? सर क्योंकि बाद में अगर समझेंगे ना फिर वो समझ नहीं आएगा। अच्छा, भाई 54 ऐसे आया कि 60 की सेल, 60 से बोल रहा है कि कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा न्यू मॉडल से, पर ओल्ड को तो डिसकंटिन्यू करा ही नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा ही इंक्रीमेंटल होना चाहिए था। पर उसमें से वो बोल रहे हैं कि 6 लाख का हमारा पुराने में से शिफ्ट हुआ है, तो पुराने में से शिफ्ट हुआ है तो मतलब नए मॉडल की वजह से 6 लाख की कंट्रीब्यूशन तो बढ़ी ही नहीं ना, नए मॉडल की वजह से तो 54 लाख का ही कंट्रीब्यूशन बढ़ा। याद ये रखना है कि ओल्ड मॉडल इज नॉट डिसकंटिन्यूड, ओल्ड मॉडल को बंद नहीं किया हमने। तो सर इसको कॉमन सेल्स मान के लेस कर सकते हैं ना? हाँ, कॉमन मान के ही तो लेस किया है, कॉमन मान के ही लेस किया है कि ओल्ड में होता था न्यू में, पहले ओल्ड में होता था अब न्यू में हो रहा है, तो इससे तो कुछ बढ़ा ही नहीं ना मेरा। ठीक है, हाँ वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स